हेलो दोस्तों, जेई मेन और नीट की पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और नायाब क्वेश्चन। और मैं समझाने वाला हूं कि कैसे आईआईटी के क्वेश्चन में, जेई के क्वेश्चन में ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं और ये कहां से उठाए जाते हैं। इतने शानदार, इतने अच्छे क्वेश्चंस आखिर लाए कहां से जाते हैं। आपके सामने जेई एडवांस 2025 के एक क्वेश्चन सामने है जो कि इंटरेक्शन एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन एनर्जी पर बेस्ड है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के फंक्शन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूं। जेई एडवांस 2025 से पहले इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से जेई मेंस ने एक बार और पूछा है। एक नहीं, एक्चुअली दो बार पूछा है। पहले जेई मेन 2015 ने इस क्वेश्चन को पूछा, फिर जेई मेन 2020 में क्वेश्चन रिपीट करा गया थोड़े से माइनर चेंजेस के साथ। मैं पहले आपको इस क्वेश्चन की खासियत और इसके सॉल्यूशन को बताता हूं, फिर मैं जेई एडवांस 2025 के क्वेश्चन को दिखाऊंगा कि आखिर इतने चेंजेस क्वेश्चन में आईआईटी ही सिर्फ ला सकता है इस लेवल पर। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज। यूं तो एनसीईआरटी में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के फंक्शन में कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊं, अगर आपने थोड़ी अच्छी से डीपली केमिस्ट्री को पढ़ी हो तो कई सारे इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होते हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर अगर हमारे इंटरेक्शन है तो अगर मैं इनको इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के फंक्शन में देखूं तो अगर आपका ये आयन और आयन 2 पॉइंट चार्ज है तो इस समय में आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर लिखते हैं, जिसे आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आर स्क्वायर के फॉर्म में आप लाते हो फोर्स में, आयन आयन के केस में। लेकिन अगर एक आपका आयन है और दूसरा पॉइंट चार्ज आपका डायपोल है, उस केस में ये आर स्क्वायर के फंक्शन में होता है। और अगर दोनों डायपोल है, दो डायपोल पॉइंट चार्ज के बीच अगर आपका इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, उस केस में आपकी ये एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की जो एनर्जी है, ये फंक्शन होती है आर क्यूब में। और अगर मेरा डायपोल आईडी है, इंड्यूस डायपोल जिसे कहते हो, तब ये r टू द पावर 4 है। लेकिन अगर ये आईडी है, दोनों तरफ इंड्यूस डायपोल है, तब ये r टू द पावर 6। आप इसको अगर समझना चाहते हो तो आप इसके लिए कीटर और वी की बुक को देख सकते हैं। यहां पर बड़े अच्छे तरीके से ये लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस है तो क्या फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। यहां पर स्पष्ट दिख रहा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। फिर यहां आप देख सकते हो कि अगर डायपोल इंड्यूस डायपोल है, इंड्यूस डायपोल है, उस केस में डायपोल आईडी भी मैं बात कर सकता हूं, इंड्यूस डायपोल नहीं, सॉरी, डायपोल इंड्यूस डायपोल। तो उस केस में हमारी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r टू द पावर 4 के। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप समझ सकते हैं। कई बार चीजें हमारी एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर की पूछी आती रही है और ये कई सालों से सिलसिला चलता रहा और सामान्य बच्चे इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनकी पढ़ाई में ये चीजें इंक्लूड है या नहीं है, बच्चे इस चीज को भी अच्छे से गौर नहीं कर पाते हैं। हमेशा सिलेबस को जल्दी निपटाने के चक्कर में और आसान सीखने के चक्कर में आपका कंटेंट कई बार स्टैंडर्ड बार से नीचे होता और आपको इसकी भनक भी नहीं लगती है। तो अगर अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ये डिपेंडेंट है इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल, इनवर्स क्यूब, तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ये डायपोल डायपोल के केस में है, जहां पर इंटरेक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये वाला पॉइंट है ये। अब ये कीटर वी मेदी की बुक से ली गई है। और अब अगर मैं इसको ऑप्शन में डायपोल डायपोल ढूंढूं तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो फिर इस केस में आपको थोड़ा सा दिमाग और इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल, अ काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। अगर आपने ये लाइन नहीं पढ़ा है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की संख्या थोड़े कम होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस ही कंपटीशन में डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं कि आप एक झटके में पार करने जा रहे हैं इस लड़ाई को या नहीं। तो ये क्वेश्चन ये आया। अगर 2020 में मेंस की बात करूं तो इस क्वेश्चन में एक मैचिंग दी गई थी जिसमें आयन आयन को एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन का फंक्शन पूछा गया था 1/r, आयन
डाइपोल का पूछा गया था, सॉरी डाइपोल का पूछा गया था 1/r³ एंड इंड्यूस डाइपोल जिसे हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं, इसको पूछा गया था जो 1/r6 के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो ये बातें हुई जेईई मेन 2015 और जेईई मेन 2020 के क्वेश्चन की, जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब जब ये 2020 में पूछा गया और 15 में पूछा गया तो कई लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कई टीचर्स ने भी पढ़ाया और बच्चों ने, थोड़े मोड़े बच्चों ने हाथ पैर मारना स्टार्ट किया और इस चार्ट को उन्होंने मेमोराइज कर लिया कि चल भाई, आयन आयन की इंटरेक्शन में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल है आर के, आयन डायपोल में r², डायपोल में r³, डायपोल आईडी में r⁴ और आईडी में r⁶। लेकिन आईआईटी तो दोस्त आईआईटी है। आइए आईआईटी के इस क्वेश्चन को मैं अब आपको मुलाकात करवाता हूं, जरा गौर से देखेंगे। आईआईटी है, किस तरीके से उसने आईक्यू को इस्तेमाल करा है और किस तरीके से उसने ट्विस्ट एंड टर्न लाए, और लाए कहां से, क्वेश्चन क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज या आर। पहला है द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस अप्रोचेस 0 मोर रैपिडली देन द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन अ पॉइंट डायपोल एंड द पॉइंट चार्ज एज द डिस्टेंस बिटवीन अप्रोचेस इंफिनिटी। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि कह रहा है कि यहां पे ये मोर रैपिडली 0 की तरफ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, किसकी तुलना में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देन अगर आपने ये अप्रोचेज इनफिनाइट डिस्टेंस लिया है 2 पॉइंट चार्ज के बीच, तो आप समझ सकते हो कि आर अगर इनफिनाइट लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी उस केस में ज्यादा रैपिडली टेंड्स टू 0 होगी, इसलिए मेरा ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मैं बी ऑप्शन की तरफ चलूं, द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हैज 1/r³ डिपेंडेंस। शानदार ऑप्शन आईआईटी ने प्रेजेंट किया है, लोगों के होश उड़ गए, सामान्य पढ़ने वाले बच्चों के पहुंच में इसलिए आईआईटी नहीं हो पाता है। जेईई मेंस भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे इस तरह के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन से रूबरू नहीं हो पाते हैं सामान्य तौर पर। इसीलिए मेरी सलाह है बच्चों, आप जब भी पढ़ें तो आपके सामने यह ध्यान रखें कि पीवाईक्यू का कौन सा पार्ट प्रेजेंट किया जाता है, कहीं सिर्फ वो वाला पार्ट, वो वाले क्वेश्चन तो आप नहीं देख रहे हैं जो इजी है, आसान है, जो आपके नोटबुक से डायरेक्टली आ जा रहे हैं। क्या आप जेईई मेन के अनछुए क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं? सामान्य बच्चे 40 to 50% जेईई मेन और आईआईटी के क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक से देख पाते हैं, 100% नहीं। इसलिए मेरी सलाह है आप तह तक जाएं अगर आप जेईई या नीट जैसे अच्छे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखने से यही लग रहा है कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, भाई हमारी एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में r³ के फंक्शन में बोल रहा है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में 2 पोलर मॉलिक्यूल्स। अब आप बोलेंगे सर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तब तो सर डायपोल यहां इंटरेक्शंस लग रहे हैं, और डायपोल में तो सर 1/r³ का डिपेंडेंस है। लेकिन मैं बोलूंगा कि एक बार फिर से ये भी गलत हो गया। वजह इस क्वेश्चन में एक खास बात फिर से है, 2 रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। ये वर्ड डाल के आईआईटी ने एक लंबा गेम खेला है, आईक्यू को डिफरेंशिएट कर दिया है एक झटके में। बच्चे तुरंत 1/r³ डिपेंडेंस को सही करेक्ट करेंगे, क्योंकि यहां पर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दिया है। तो मॉलिक्यूल तब पोलर मॉलिक्यूल्स आराम से रोटेट कर पाएंगे जब मॉलिक्यूल्स फार अवे होंगे एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा होगी। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई, वो रोटेटिंग है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो उस केस में एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन 1/r³ से नीचे चले जाएगी। मतलब यहां से मेरा एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इस बार लेस हो जाएगा, जो आपको होना चाहिए था वहां से काफी कम हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला मेरा एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आता हूं लेके अब आपको सी ऑप्शन पर, मतलब मेरा ए भी गलत है और बी भी गलत है। अब सी ऑप्शन को, द डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्या शानदार ऑप्शन, क्या शानदार ऑप्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक बार फिर से बच्चे क्या सोचेंगे, सर टेम्परेचर बढ़ाने से तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने से तो मॉलिक्यूल्स दूर हो जाएंगे, तो सर इनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी वो वीक हो जाएगी। स्टूडेंट ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये
पॉइंट क्या कह रहा है, यदि आपका डायपोल और इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन है तो वो ऑलरेडी 1/r⁴ है, तो ये ऑलरेडी काफी वीक फोर्स है। इसीलिए आपको ये अंडरस्टूड है कि ये वीक फोर्स है, मॉलिक्यूल्स काफी दूर है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनके एवरेजिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एवरेजिंग पर असर तब पड़ता यदि मॉलिक्यूल काफी पास होते, पॉइंट चार्जेस काफी पास होते, यदि ये केस आयन आयन जैसा होता। ये चीजें कहां से उठाई गई है कि टेम्परेचर पर ये इंडिपेंडेंट होगा, इस चीज को जरा देखना है। ये जो आपका ऑप्शन है डायपोल इंड्यूस डायपोल एवरेज इंटरेक्शन एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, इस किताब को आप देखें। ये बुक है आपके सामने एटकिंस की केमिस्ट्री की, एटकिंस की केमिस्ट्री का ये पेज लिया हुआ। दोस्तों अगर आपको किताब पढ़ने और पलटने की आदत नहीं है, सिर्फ आप असाइनमेंट पर डिपेंड करते हैं, तो आप ये समझे कहीं ना कहीं आपसे अच्छे क्वेश्चंस छुपाए जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं और आपको भनक भी नहीं लगती है। मॉड्यूल्स में सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिए जाते हैं जो हर सामान्य बच्चे 70-80% बना करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर ले और वो इस भ्रम में रहे कि मैं कंपटीशन में हूं। एटकिंस की ये लाइन है जिस लाइन से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, जरा आप देखिए, यहां पर आपको स्पष्ट लिखा गया है द डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। ये देखिए इस लाइन को, द डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज थर्मल मोशन हैज नो इफेक्ट ऑन एवरेजिंग प्रोसेस। थर्मल इफेक्ट हैज नो इफेक्ट ऑन एवरेजिंग प्रोसेस। टेम्परेचर बढ़ाने से डायपोल इंड्यूस डायपोल में फर्क नहीं आएगा। आईआईटी ने क्या शानदार ऑप्शन ये डाला, सी नंबर। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब मैं एक और जो ऑप्शन बच रहा मैं उस पर जिक्र कर रहा हूं और वो ऑप्शन है डी। डी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जहां पर इंड्यूस डायपोल होते हैं, आईडी होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर इवन दाउ नीदर हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। ये सही है, आईडी आईडी इंटरेक्शन है, ये नॉन पोलर के लिए आप लागू करते हो आईडी आईडी, और इस केस में बावजूद उसके कि वहां परमानेंट डायपोल नहीं है, बावजूद उसके आईडी आईडी इंटरेक्शन है, जहां पर कि एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r⁶ के। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली मेरा बन रहा है सी एंड डी। अगर आपने गौर किया होगा कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जेईई एडवांस 2025 के इस क्वेश्चन को लेकर के बवाल मच रखा है और पर्टिकुलरली सी ऑप्शन को लेकर के बवाल मच रहा है, और इसकी वजह से ऑल इंडिया रैंक 1 तक का स्टूडेंट हमारा रैंकर चेंज हो सकता था अगर आईआईटी सी ऑप्शन को नहीं लेती, बट आईआईटी ने सी और डी कंसीडर करा है। तो दोस्तों मेरा कहना है इस PYQ सीरीज में मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, लेकिन सामान्य बच्चे अपने पठन पाठन के तरीकों में, अपने पढ़ने स्टडी करने के तरीकों में, ट्यूशन के तरीकों में, मॉड्यूल का जो उनका वे है लेने का, रखने का और सीखने का, उसमें ऐसे क्वेश्चन वो नहीं देख पाते। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं अगले PYQ की इस सीरीज में लेके आऊंगा कुछ ऐसा ही अनोखा नया जेईई और नीट के क्वेश्चंस। थैंक यू।